हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। देखिए बेटा, अगर आपने चैप्टर स्टाफिंग को समझना है तो पहले ऑर्गेनाइजिंग का जो फर्स्ट लेक्चर है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमने समझा कि अगर हमें अपनी रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर कर अपने गोल को अचीव करना है तो हम क्या कहते हैं, भाई तू मैनेज कर ले। क्या कर ले? अगर मुझे किसी को ये बोलना है कि तू अपनी रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर कर अपने गोल को तो क्या कहेंगे, भाई तू मैनेज कर ले, है ना, मैनेजमेंट कर ले। क्या कर ले? और मैनेजमेंट कैसे करा जाता है? ये 5 स्टेप परफॉर्म करके। पहले वो प्लान करेगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है ना, और कौन किससे क्या काम कराएगा। पहले ही फोरकास्ट करेगा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को। डन। फिर वो सब कुछ ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है, अब ऑर्गेनाइज कैसे करेगा ये समझना है। ये लेक्चर आपको आना चाहिए, फर्स्ट लेक्चर ऑर्गेनाइजिंग का। तो अगर मुझे अपने प्लान को रियलिटी में कन्वर्ट करना है, किसमें? रियलिटी में, तो मुझे एक स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। तो पहले मैं आइडेंटिफाई करता हूं कि यार मुझे मान लो एक गारमेंट फैक्ट्री सेटअप करनी है, ये मेरा प्लान है। तो उस गारमेंट फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो मैं आइडेंटिफाई करता हूं एंड डिवाइड करता हूं वर्क को। यार मुझे रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, पैकेजिंग लेबलिंग करनी पड़ेगी, है ना, और मुझे फिनिश गुड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे काम मुझे करने पड़ेंगे। अब ये सारे काम एक जगह पे तो हो ही नहीं सकते। बताओ, घर में भी आपने कमरे बना रखे नहीं बना रखे हैं? बेडरूम अलग है, गेस्ट रूम अलग है, किचन अलग है, बाथरूम अलग है। अब सारे काम एक ही जगह हो, यहीं कोई नहा रहा है, यहीं कोई खा रहा है। बताओ कैसे हो जाएगा काम? बताओ, यहाँ पे भी तो डिपार्टमेंटेशन की हुई है आपने, यस और नो? तो ऐसे ही आप सारे काम एक जगह नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे? एक्टिविटीज की ग्रुपिंग करोगे। क्या करोगे? वो सारे काम जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो प्रोडक्शन में, जो मार्केटिंग से रिलेटेड है वो मार्केटिंग में, और जो सेल्स से रिलेटेड है वो सेल्स में करने पड़ेंगे। और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक जगह कैसे होगा? आप कंट्रोल कोऑर्डिनेट कर ही नहीं पाओगे, काम सिस्टमेटिकली होगा ही नहीं। तो आपको अलग अलग उनकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, तो डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे। फिर काम असाइन करोगे, यार प्रोडक्शन बीटेक होना चाहिए, मार्केटिंग एमबीए होना चाहिए, फाइनेंस के लिए सीए होना चाहिए, करना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहां तक? फिर आप रिलेशन एस्टेब्लिश करोगे, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका, क्योंकि अगर सेम लेवल पे होंगे भाई साहब, कोई किसी की बात नहीं सुनेगा। अगर आप उनके बीच में सिस्टमेटिक वर्किंग चाहते हो तो आपको उनके बीच में वर्किंग रिलेशन को क्लियर करना पड़ेगा कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको ऑर्डर, कौन किससे रिपोर्ट लेगा, कौन किसको रिपोर्ट। जब तक आप क्लियर नहीं करोगे काम होगा ही नहीं। तो मैंने क्लियर करा कि भैया ये इनको ऑर्डर देगा, डिपार्टमेंटल मैनेजर को, मार्केटिंग हेड को, प्रोडक्शन हेड को, सेल्स हेड को, फिर वो आगे अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देंगे, वो इनसे रिपोर्ट लेंगे और आगे रिपोर्ट देंगे। तो काम सिस्टमेटिकली होगा। तो एट द एंड ऑफ दीज 4 स्टेप, पहले आइडेंटिफाई किया, फिर एक्टिविटीज की ग्रुपिंग करी, डिपार्टमेंटेशन करी, असाइन किया कि कौन क्या काम करेगा, मतलब क्या स्किल हमें रिक्वायर्ड है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, फिर रिलेशन एस्टेब्लिश किया। तो एट द एंड क्या बनकर तैयार हो गया? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा। किस चीज का? जॉब्स एंड। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल देखते हो तो क्या है? ये जॉब्स हैं। और वर्टिकल देखते हो तो क्या है? ये पोजीशन। ये टॉप, ये मिडिल, ये लोअर, ये टॉप, ये मिडिल और ये। तो एट द एंड हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। क्या बनकर तैयार हो गया? एक फ्रेमवर्क। किस चीज का? जॉब्स और पोजीशंस का। जॉब्स और कैसे हुआ? जब मैंने अपने प्लान को रियलिटी में कन्वर्ट करा। क्या कर कर? ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस परफॉर्म कर कर। डन। तो प्लान क्या था? गारमेंट फैक्ट्री सेटअप करनी है। तो पहले आइडेंटिफाई किया, एक्टिविटीज की ग्रुपिंग करी, असाइन किया, रिलेशन एस्टेब्लिश किया। क्या बनकर तैयार हो गया? ऑर्गेनाइजेशनल बन गया, एक फ्रेमवर्क बन गया जॉब्स एंड पोजीशन का। अब हम करेंगे थर्ड स्टेप जिसका नाम है स्टाफिंग। क्या नाम है? स्टाफिंग, है ना। स्टाफिंग, जैसे आलू के परांठे में स्टफ करते हैं ना आलू, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में स्टफ करने हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या करना है? फिल करना है क्वालिफाइड और टैलेंटेड स्टाफ को। किसको? क्वालिफाइड और टैलेंटेड स्टाफ को। स्टाफिंग। क्या? स्टाफिंग। स्टाफ लेके आने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। तो हम क्या करेंगे? इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, ये जो जॉब्स एंड पोजीशन का ढांचा है, इसे क्या करेंगे? फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वालिफाइड एंड टैलेंटेड स्टाफ। विद द हेल्प ऑफ क्वालिफाइड एंड टैलेंटेड स्टाफ। डन। लाएंगे बीटेक, लाएंगे एमबीए, लाएंगे फाइनेंस के लिए सीए, और इनको बिठाएंगे पोजीशंस में। तो फिलिंग द वेकेंट जॉब्स एंड पोजीशन विद द हेल्प ऑफ क्वालिफाइड एंड टैलेंटेड स्टाफ इज नोन एज स्टाफिंग।
फिर डायरेक्टिंग में डायरेक्शन देंगे और कंट्रोलिंग में कंट्रोल करेंगे, देखेंगे सही से सारे काम कर रहे हैं या जैसा कहा था वैसा हो रहा है या, तब जाके मैनेजमेंट होगा, तब जाके हम अपनी रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे अपने गोल को अचीव करने। तो पहले प्लान किया कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और कौन क्या करेगा। फिर सब कुछ हमने ऑर्गेनाइज किया, पहले आइडेंटिफाई किया, एक्टिविटीज की ग्रुपिंग करी, असाइन किया, रिलेशन एस्टेब्लिश किया, बन गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब स्टाफिंग से फिल करेंगे सारी जॉब्स एंड पोजीशन को विद द हेल्प ऑफ क्वालिफाइड एंड टैलेंटेड स्टाफ। डायरेक्टिंग में डायरेक्शन देंगे और कंट्रोलिंग में कंट्रोल करेंगे, तब जाके मैनेजमेंट होगा। तो अगर मैं किसी को ये बोल रहा हूं ना कि भाई तू मैनेजमेंट कर ले, इसका मतलब मैं उसे कह रहा हूं कि तू प्लान कर, तू ऑर्गेनाइज कर, तू स्टाफ ला, तू डायरेक्ट कर, तू कंट्रोल कर, रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर, गोल को अचीव कर इफेक्टिवली। और तो मुझे इतनी कहानी गाने की जरूरत नहीं है, बस मैं क्या कहूंगा, भाई तू मैनेजमेंट कर ले। डन। तो आज हमें ये सीखना है कि इस स्ट्रक्चर को फिल कैसे किया जाता है, स्टाफिंग कैसे करी जाती है। समझ आया? तो स्टाफिंग भी क्या है, अपने आप में एक प्रोसेस है। क्या है? क्या है? क्या है? प्रोसेस। करें शुरू। इसे कैसे फिल करना है? देखिए सर, आपको इस स्ट्रक्चर को फिल करना है, तो आप कैसे करोगे? आपको जॉब्स एंड पोजीशन को फिल करना है विद द हेल्प ऑफ क्वालिफाइड एंड टैलेंटेड स्टाफ। कैसे करोगे बताओ? क्या स्टेप करोगे? सोचो। सीधा एडवर्टाइज कर दोगे? क्या एडवर्टाइज करोगे? क्या चाहिए तुम्हें? किसके अंदर? जो क्या कहते हैं असाइन करेंगे ना, जैसे प्रोडक्शन के लिए चाहिए तो प्रोडक्शन। सर एडवर्टाइजमेंट तो बहुत दूर की बात है। अरे पहले पता तो कर लो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर कितनी जॉब्स एंड पोजीशन वेकेंट हैं, पहले पता तो कर लो। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे? एस्टिमेट करोगे कि हमें कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कितने मैन पावर की। अरे भाई ज्यादा आ गए तो दिक्कत, सैलरी देनी पड़ेगी सबको। कम आ गए तो दिक्कत, काम पूरा नहीं होगा। तो अगर मुझे एडिक्वेट वर्कफोर्स चाहिए, क्या चाहिए? एडिक्वेट वर्कफोर्स। हाँ, ना ज्यादा ना कम, ना शॉर्टेज हो ना सरप्लस हो। क्वेश्चन आया हुआ 2017 के अंदर, नेम द स्टेप इन द स्टाफिंग विच अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ वर्कफोर्स। तो जिससे ना ज्यादा हो ना कम हो। तो एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो भाई एस्टिमेट करना पड़ेगा। सर कैसे करें? तो दो तरीके हैं। पहला वर्क फोर्स एनालिसिस। क्या बेटा? वर्क फोर्स एनालिसिस। पहला वर्क फोर्स एनालिसिस। क्या? वर्क फोर्स एनालिसिस। हाँ, सबसे पहला इसमें हम अपनी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को, किसको? एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। हाँ, जो हमारे ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हें हम एनालाइज करते हैं कि वो अंडर बर्डन है या ओवर बर्डन है। अरे अंडर बर्डन है या ओवर बर्डन? अंडर बर्डन है या ओवर बर्डन? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ध्यान से सुनना। मान लो एक रेस्टोरेंट है, उसमें 5 टेबल है, ठीक है जी, और एक वेटर एक टेबल संभाल पाता है। डन। और इस समय मेरे जो होटल है उसके अंदर या रेस्टोरेंट है उसके अंदर 3 ही वेटर हैं। टेबल कितने? 5। और एक वेटर एक टेबल संभाल पाता है, ऑर्डर देना, ऑर्डर पहुंचाना, है ना, ऑर्डर लेना। डन। और वेटर कितने हैं? 3। वेटर कितने हैं? 3। काम कितनों का है? 5। तो इस समय वर्कफोर्स क्या है? ओवर बर्डन है। क्या है? अरे क्या है? ओवर बर्डन। तो मुझे हायर करने, मुझे लाने हैं अभी वर्कर। तो अगर मेरी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स क्या है? ओवर बर्डन है। क्या है? तो मैं हायर करूंगा। क्या करूंगा? हाँ। तो स्टाफिंग का मतलब ये नहीं होता कि हर बार हायर ही करना, लेके ही आना है। स्टाफिंग का मतलब है एडिक्वेट वर्कफोर्स को मेंटेन करके रखना जितनी नीडेड है, ठीक है ना। एडिक्वेट वर्कफोर्स को मेंटेन करके रखना। मान लो कुछ छोड़ के चले गए तो लेके आना है, और ज्यादा है तो उन्हें निकालना भी तो है। अब मान लो वेटर है 7, कितने हैं? 7। और टेबल है 5, काम 5 का कर कितने रहे? 7। तो मजे ले रहे। तो मैं इसमें फायर करूंगा। क्या करूंगा? क्योंकि वो अंडर बर्डन है। क्या है? तो अगर वो ओवर बर्डन होंगे तो हायर करूंगा, और अंडर बर्डन होंगे तो ओवर बर्डन होंगे तो अंडर बर्डन होंगे तो ओवर बर्डन होंगे तो अंडर बर्डन होंगे तो ये पता चलना है। आया समझ में? फायर मतलब रिंट्रेंच करना। क्या करना? हाँ, ले ऑफ करना। क्या करना? जॉब से निकाल देना। क्लियर हो गया? तो अगर बंदे पहले से ही अंडर बर्डन है, काम ही नहीं है, तो निकालूंगा मैं फिर, और ओवर बर्डन है तो मैं हायर करूंगा। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कितने करने हैं और किस टाइप के करने हैं? कितने करने हैं और किस? मान लो स्कूल है, उसमें 2 टीचर की रिक्वायरमेंट है,
तो ऐसा क्या किसी को भी उठा के ले आओगे? मान लो टीचर की वैकेंसी थी इको में और फिजिक्स में, तुम उठा के ले आओगे प्राइमरी के टीचर को? नहीं। तो पहले तो ये देखो कि अंडर बर्डन है या ओवर बर्डन है। अंडर बर्डन है तो फायर करेंगे, ओवर बर्डन है तो हायर करेंगे। चलो पता चल गया कि हायर करने हैं, पर कितने करें और किस टाइप के करें? कि जो उनके ऊपर ओवर बर्डन है उसे रिड्यूस किया, तो उसके लिए करेंगे वर्कलोड एनालिसिस। क्या करेंगे? पहले एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को देखेंगे कि ओवर बर्डन है या अंडर बर्डन है, फिर वर्कलोड एनालाइज करेंगे। अगर वो ओवर बर्डन है तो वर्कलोड एनालाइज करेंगे कि हम कितने लाएं और किस टाइप के लाएं। बेटा इससे इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है कुछ, कितने लाएं और किस टाइप के लाएं कि उनका जो बर्डन है उसको रिड्यूस किया, उनके बर्डन को रिड्यूस किया। ठीक है भाई, तो पता चला भाई एक इको की टीचर की वैकेंसी और एक फिजिक्स की है, तो 2 लाने से काम चल जाएगा। फिजिक्स चाहिए तो एमएससी फिजिक्स होना चाहिए, इको चाहिए तो एमए इकोनॉमिक्स होना चाहिए। तो कितने लाएं और किस टाइप के लाएं, कितने चाहिए और किस टाइप के लाएं, तो उसके लिए हमें वर्कलोड एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो पता चल गया कि एक एमए इकोनॉमिक्स चाहिए और एक एमएससी फिजिक्स चाहिए। इन 2 को लाकर जो इस समय वो ओवरबर्डन है उनके बर्डन को रिड्यूस किया जा सकता है। ये फंडा है। डन। तो पहले एस्टिमेट करेंगे हमें कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, पहले वर्कलोड को देखेंगे कि कितना है उनके ऊपर और कितने लाकर और किस टाइप के लाके उनके वर्कलोड को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो पता चल गया भैया 2 लाने हैं और एक एमए इकोनॉमिक्स लाना और एक एमएससी फिजिक्स लाकर हम उनके वर्कलोड को रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला स्टेप तो ये हो गया, पहले वर्कफोर्स एनालाइज फिर वर्कलोड एनालाइज, तब जाके आप एस्टिमेट कर पाओगे कि आपको कितने चाहिए और किस टाइप के चाहिए। डन। अब सर मुझे एक बात बताओ, क्या बाबा जी सपने में आएंगे उनके? किसी एमए इकोनॉमिक्स के एमएससी फिजिक्स के किसी संस्था में वैकेंसी है, किसी स्कूल के अंदर, इस इंस्टीट्यूट के अंदर वैकेंसी है, कैसे पता चलेगा? बहुत बढ़िया। तो हमें ही कुछ करना, हमें ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम उन्हें सर्च कर सकें और उन्हें अट्रैक्ट कर सकें कि वो आए और उस वेकेंट जॉब के लिए अप्लाई करें। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिक्रूटमेंट। क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट। ये मेन टॉपिक है, 2 दिन लगेंगे इसको कराने में। तो रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सर्च करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं कि वो आए और हमारी वेकेंट जॉब के लिए अप्लाई करें। अब तरीके 1000 हैं, कैसे भी कर सकते हैं। आजकल तो बहुत तरीके हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करो, है ना, अपनी वेबसाइट पे डाल दो कि वैकेंसी हमारे यहाँ, है ना। आजकल बहुत सारे प्लेसमेंट एजेंसी होती है, उनसे बात कर लो, कॉलेज से ले आओ प्लेसमेंट लेकर, बहुत सारे तरीके हैं, है ना। सोशल प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन वगैरह, बाद में डिस्कस करेंगे सारे। डन। क्लियर हो गया। अब चलो सपोज करो वो आ गए, है भाई, बेरोजगारी इतनी है, वैकेंसी निकालो 10, आएंगे 100, तो क्या सबको रख लोगे? बताओ। तो क्या करोगे? अब आप सिलेक्शन। क्या करोगे? जो सूटेबल होगा उसे सेलेक्ट करेंगे, जो अनसूटेबल होगा उसे, जो सूटेबल होगा उसे सेलेक्ट करेंगे, जो अनसूटेबल होगा उसे। भाई ऐसे ही तो होता है, हर जगह ऐसे ही है सिस्टम, हर जगह ऐसा ही है सिस्टम। बताओ, घर में ही नहीं होता ऐसा? बताओ, जब घर में बच्चा बड़ा हो जाए तो भाई दिख गया, भाई एस्टिमेट करो मैन पावर रिक्वायरमेंट चाहिए भाई। अब कोई कभी भी आ रहा कभी भी जा रहा, कौन बनाएगा इसके लिए खाना? तो लाना पड़ेगा, है भाई। तो एस्टिमेट करेंगे कैसी चाहिए, किस टाइप की चाहिए, कि वर्कलोड को रिड्यूस किया जा सके, वर्कलोड को रिड्यूस किया जा सके। नहीं, फिर सपने आएंगे उन्हें कि हाँ इस घर में जरूरत है, तो क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट। क्या? रिश्तेदारों को बोल देंगे कोई हो तो बताना। हाँ भाई, हाँ आजकल वेबसाइट्स वगैरह भी हैं, शादी.com और ये सब। नहीं, तू बड़ा खुश हो रहा भाई, शादी.com में वेबसाइट पे तेरा तभी नाम की एंटी प्रोफाइल बनेगी जब पहले जॉब वॉब लग जाएगी, पहले लिंक्डइन पे बनानी पड़ेगी। चलिए, तो भैया पहले लिंक्डइन पे बनाओ तब जाके वहाँ बनेगी। चलो, तो रिक्रूटमेंट करेंगे, सर्च करेंगे कि वो आए और उस वेकेंट जॉब के लिए अप्लाई करें, या नहीं? कैसे भी बहुत तरीके हैं, नहीं? डन। क्लियर हो गया। अब सारे, अब इतने सारे आएंगे, सबको थोड़ा एक ही तो चाहिए, तो क्या करेंगे? सिलेक्शन। क्या करेंगे? Selection. जो सूटेबल है उसे सेलेक्ट, जो अनसूटेबल है उसे रिजेक्ट। हाँ, ऐसे ही तो होगा, नहीं? ऐसा ही है भाई। मंच कह रहा बस भैया बस हाथ हो जाए कोई भी। चलिए, कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर हो गया? चलो, अब आते ही वो काम कैसे कर लेगी भाई, थोड़ा समझाना पड़ेगा ना।
थोड़ा सा तो फैमिलियर कराना, तो प्लेसमेंट देंगे, क्या देंगे? हाँ, पुटिंग द पर्सन ऑन द राइट जॉब, पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, प्लेसमेंट देंगे भाई, यहाँ पे है, ये किचन है, ये वो है, सब समझाएंगे नहीं घर पर, नहीं ओरिएंटेशन देंगे, ये तुम्हारे जी मामा है, मामी है, मासा है, सब बताएंगे, ये भाई है, छोटा भाई है, ऐसे ओरिएंटेशन नहीं देंगे, फैमिलियर नहीं कराएंगे। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज से, किससे नहीं होता? बताओ, 2-3 दिन यही नहीं चलता तो क्या होता है? ओरिएंटेशन। क्या होती है? ओरिएंटेशन। हाँ, डन। फिर थोड़ा बहुत सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्या बेटा? ट्रेनिंग। हाँ, यहाँ थोड़ी कम मीठे की चाय है ना, कम तेल का, थोड़ा समझाना पड़ेगा। फिर परफॉर्मेंस अप्राइजल होगी। क्या होगी? 1-1.5 महीने में, 2-3 महीने में सही है या? फिर उसके हिसाब से करियर प्लानिंग होगी। सब समझ आ रहा तो यहीं रहो, नहीं तो अलग करवाओगे तो नहीं रहा मैटर है भाई। फिर करियर प्लानिंग होगी। क्या होगी? हाँ, फिर उसके हिसाब से क्या होगी? कंपनसेशन। क्या होगी? अब बताओ, समझ आया नहीं आया? अब इसको कंपनी के हिसाब से समझते हैं कोई डाउट नहीं आता? तो सबसे पहले आप एस्टिमेट करो कि कितने बंदों की जरूरत है। डन। अपनी वेकेंट जॉब को फिल करने तो पहले आप देखो कि जो आपके एग्जिस्टिंग बंदे हैं वो ओवरबर्डन है या अंडरबर्डन है। वो वेटर के एग्जांपल से क्लियर हो गया। अंडरबर्डन है तो फिर तो फायर करेंगे, ओवरबर्डन है तो हायर करेंगे। अब कितने करें, किस टाइप करें, उसके लिए वर्कलोड एनालाइज करेंगे। पता चल गया कि एक एमए इकोनॉमिक्स, एमएससी फिजिक्स चाहिए तो रिक्रूटमेंट करेंगे, एडवर्टाइज वगैरह करेंगे, जिससे सिर्फ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट आए। ये नहीं कोई भी टीचर उठा के आ रहा है, जिसके पास एमए इकोनॉमिक्स की डिग्री है या एमएससी फिजिक्स है वही आए। डन। तो उसके लिए हम जॉब डिस्क्रिप्शन दे देंगे, फिर सिलेक्शन करेंगे, जो सूटेबल है उसे सेलेक्ट करेंगे, जो अनसूटेबल है उसे रिजेक्ट करेंगे। फिर उसे प्लेसमेंट देंगे। लो जी, ये तुम्हारा क्लास है, तुम्हें सेक्शन ए और बी दिया जा रहा है 11th के अंदर, और सी और बी दिया जा रहा है आपको 12th के अंदर। यहाँ स्टाफ रूम है, यहाँ एंट्री होनी है, इस तरीके से ऐसे एंट्री करनी है जाते टाइम। यहाँ तक सिलेबस हो गया, इसके आगे तुम्हें कराना है, पेपर तुम्हें इस डेट तक सबमिट करना है। थोड़ा ओरिएंटेशन देंगे। क्या देंगे? ये तुम्हारे सुपरवाइजर हैं, ये हमारा है ना असिस्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है, और ये एचओडी हैं। थोड़ा फैमिलियर तो कराना पड़ेगा ना रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के साथ, पॉलिसीज के साथ। डन। फिर उन्हें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग जरूरत पड़ेगी तो देंगे कैसे स्कूल की ऐप पर आपको डाटा अपलोड करना है, ठीक है ना, हर चीज, जीसीआर वगैरह होते हैं ना। फिर उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगी, सही से कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। अरे देखा, ये तो भाई बच्चे ने परेशान कर रहे बहुत, इन्हें भाई सी सेक्शन छोड़ो, इन्हें में दो, है ना, इन्हें ए सेक्शन दे दो। क्या दे दो? तो उनका क्या करेंगे? परफॉर्मेंस अप्राइजल करके, है ना, उनकी करियर प्लानिंग करेंगे। क्या करेंगे? और फिर उसके हिसाब से कंपनसेशन देंगे। तो ये 8 स्टेप है क्या करने के लिए? ऑर्गेनाइजेशन की वेकेंट जॉब को फिल करने। पहले एस्टिमेट करेंगे, फिर रिक्रूट करेंगे, उन्हें सेलेक्ट करेंगे, उनको प्लेसमेंट देंगे, ओरिएंटेशन देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेंगे, उनके हिसाब से करियर प्लानिंग करेंगे, एंड देन कंपनसेशन। तो ये 8 स्टेप है। कितने? 8 स्टेप। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। स्टाफिंग ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ये 8 स्टेप करे और खत्म हो गई। अरे ऐसा नहीं है भाई, कुछ छोड़ के भी चले जाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट बढ़ेंगे, ऑर्डर ज्यादा आएंगे तो बंदे ज्यादा चाहिए होंगे, तो ये तो आपको करते रहना। चलो एक काम करो, मानो कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर रही और तुम्हारे पुराने एम्प्लॉय छोड़ के भी नहीं जा रहे, सपोज करो तुम्हें नए लाने नहीं पड़ रहे, अरे पर तब भी तुम्हें ये जो आखिरी के 4 स्टेप है तो तुम्हें तब भी करते रहने पड़ेंगे। क्या उन्हें ट्रेनिंग तुम्हें देते रहनी पड़ेगी? क्या उनकी तुम्हें परफॉर्मेंस इवैल्यूएट नहीं करते रहनी पड़ेगी? क्या उनकी करियर प्लानिंग नहीं करती रहनी पड़ेगी, प्रमोशन, ट्रांसफर, और क्या कंपनसेशन देते नहीं रहना पड़ेगा, रिव्यू नहीं करते रहनी पड़ेगी? तो चाहे पुराने हो चाहे नए हो, ये तो 4 तो तुम्हें करते रहने पड़ेंगे। और वैसा ऐसा होता नहीं कि शुरू के 4 भी ना करने पड़े, वो भी करने पड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ छोड़ के चले जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करते हैं तो हमें और बंदे चाहिए होते हैं। तो स्टाफिंग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है? स्टाफिंग का मतलब ये नहीं कि बंदे लाए और फिल कर दिया और खत्म हो गया, नहीं, हमें इन्हें फिल्ड रखना है, इन जॉब को कभी खाली होने, एडिक्वेट वर्कफोर्स हमेशा मेंटेन रखनी है। तो उसके लिए 8 स्टेप हमें करते रहने ये है। अब इस पूरी प्रोसेस के अंदर 3 बड़े स्टेप हैं, एक रिक्रूटमेंट, एक सिलेक्शन और एक ट्रेनिंग। सिलेक्शन 1 दिन, ट्रेनिंग 1 दिन, रिक्रूटमेंट 2 दिन, और चैप्टर स्वाहा। कल रिक्रूटमेंट शुरू करेंगे। ओके बेटा।